कैसे हो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? बेटा आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। बिल्कुल, आज फाउंडेशन बंद है। आज सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास हुई है। आ जाओ, पहले एक बार जुड़ जाओ, फिर थोड़ा सा बातचीत करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को। एटीएम क्लास तो नहीं रुकेगी आज। हैप्पी बसंत पंचमी। अरे ये भी विश करना होता है क्या साला? तुम लोग कुछ भी विश करते हो क्या? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। कौशिक, नो बुक इज रिक्वायर्ड बेटा, बस कोर्स को अच्छे से फॉलो करो, कोई बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। इसी टाइम हरीश भैया का भी क्लास स्टार्ट हो गया। यार मेरा तो आज मेरी तो आज बैंड बजी पड़ी है भाई लोग। मेरी बेसिकली क्या हुआ, मैं गांव गया हुआ था। अब मैं जब गांव गया हुआ था तो आज आज नहीं, हाँ मतलब आज रात को ही, मतलब कि 1:30 बजे मैं पहुंचा हूं। सुबह आज क्लासेस थी और वो नींद पूरी नहीं हुई। कंटेंट के चक्कर में जल्दी उठना पड़ा, 5 बजे उठना पड़ा, 1:30 बजे सो के 5 बजे। और वो दिन भर यूट्यूब की क्लास, फिर एक फाउंडेशन में अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा रूटीन बैंड बज गई है। और अभी भी मैं सो के उठा हूँ ताकि ये वाली क्लास ले सकूँ, ठीक है? तो कल से रूटीन फ्लो में आएगा, क्योंकि अभी जस्ट नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस चक्कर में आज का दिन तो ऐसे ही खराब हो गया है। और कल से क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। सैटरडे संडे हमारी क्लासेस जो नहीं हुई हैं उन सबका बैकअप मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो चिंता मत करो। चलो बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, बिल्कुल। आप लोगों को जैसे भी क्लासेस देखनी है ना, लाइव क्लास देखनी है या रिकॉर्डेड देखनी है 2x की स्पीड, जैसे आप लोगों को सही लगे वैसे देखो, पर देखो, ठीक है? चलो नीलब्जा, नीलब्जा बेटा, यूएनओ पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे आज का टाइम दो, क्योंकि मैं आज खुद को ही सही करने में लगा हुआ हूं, ठीक है? मेरी नींद पूरी नहीं हुई, साला मेरी हालत देखो तुम लोग, ठीक है? चलो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है? चलो कल पक्का हो जाएगा। पिछली बार भी करवाया था, पता नहीं क्यों तुम लोगों को नहीं दिख रही है क्लास। सभी को नहीं दिख रही है तो मतलब वो मे बी उनसे नहीं हुई है, क्या हुआ है, जो भी है। एनीवेज देख लेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एटीएम की क्लास की थी तो फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स में पार्ट 1 कर लिया था, आज पार्ट 2 है। 7-8 स्कीम्स ही बची हैं, वो सारी 7-8 स्कीम्स लेके आ गया। फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, विमेन हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली स्कीम्स आएंगी। और ये स्कीम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सोचोगे यार इतनी सारी स्कीम्स करवा दी, याद तो हो नहीं रही है, हमें कैसे याद करेंगे? वो तुम्हारी दिक्कत है भाई, ठीक है? क्योंकि नहीं करवाएंगे और सवाल आए तो तुम तब भी हमारे ऊपर चढ़ जाओगे, तो इसलिए करवाने जरूरी है। अब तुम कैसे याद रख सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अपना कॉल है। कैसे याद रखोगे, लिख लिख के याद करोगे, बार बार रिवाइज करके याद रखोगे, दैट इज अप टू यू, ठीक है? हमने भी अपने टाइम पे याद की थी, लिख लिख के याद करते थे ताकि बार बार सेम कंटेंट हमारे सामने चलता रहे तो याद होती रहे चीजें। चलो देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज द माइक्रो फाइनेंस स्कीम फॉर विमेन विद रिबेट इन इंटरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए ब्याज में छूट वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? बेसिकली जो विमेन है, महिलाएं हैं, उनको यहां पर लोन दिया जाता है बिजनेस वगैरह करने के लिए। और जब लोन दिया जाता है तो आप सब समझते हैं कि लोन पर आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है ना? कोई महिला अगर लोन लेती है बिजनेस करने के लिए तो लोन का जो अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही है ना? जो मूल धन है वो तो आपको पे करना ही, उसके ऊपर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। पर इस स्कीम के तहत ना होता क्या है कि वो जो ब्याज का दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से लोन लेने में आसानी होती है, लोन चुकाने में आसानी होती है, ठीक है?
तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो, महिला समृद्धि योजना। आंसर क्या है बच्चों? महिला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना। तो बेसिकली जो भी ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इकोनॉमिकली जो वीकर वुमेन है, इकोनॉमिकली वीकर वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस ही तो है कि भाई आपको हम ब्याज आपसे बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, हम आपसे बहुत ज्यादा ब्याज नहीं ले रहे, आप लोन लो, अपना काम धंधा चालू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरेस्ट आप कम दो, ठीक है, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए, आप वैसे इकोनॉमिकली वीकर हो। तो इकोनॉमिकली वीकर वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, इस स्कीम के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, विमेन को, महिलाओं को एंट्रप्रेन्योरशिप के लिए यहां पर मोटिवेट किया जाता है, विमेन को उद्यमी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए विमेन को उद्यमी बनने के लिए मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि भाई आपको अपना काम धंधा कुछ शुरू करना चाहिए, ताकि आपका अपना काम धंधा हो, आप किसी के अंडर जो है सप्रेस होके ना रहें, दब के ना रहें। तो वुमेन को उद्यमी बनने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और कोई मुझे बता सकता है कि कितने रुपए तक का लोन मिल जाता है महिलाओं को? मैं आपको बताता हूं, इस स्कीम में, महिला समृद्धि योजना में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लागत, यानी प्रोजेक्ट का कॉस्ट, यानी कि मान लो कोई महिला जो है कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहती है, तो शुरुआत में जब वो काम धंधा शुरू कर रही है ना, तो उसके प्रोजेक्ट की कीमत 1,40,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी आप इससे बड़ा धंधा अगर शुरू करते हैं, 1,40,000 रुपीज से ज्यादा का कोई धंधा शुरू करते हैं, तो आपको फिर ये महिला समृद्धि योजना का फायदा नहीं मिलेगा। बेसिकली छोटे छोटे जो काम धंधे शुरू करती है महिला, उनके लिए है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की लागत आपकी ज्यादा से ज्यादा 1,40,000 की होनी चाहिए, और आपको इस पर 90% तक लोन मिल जाता है, 90% तक लोन मिल जाता है, यानी लगभग 1,25,000 के आसपास तक का आपको लोन मिल जाएगा। बाकी कुछ 15,000 आपको अपने से जुगाड़ने पड़ेंगे, ठीक है। 90% तक का लोन मिल जाता है। देख लो यार कितनी बढ़िया स्कीम है, 90% तक का आपको लोन मिल जाएगा। दूसरी बात, पर वो जो लोन है उसके साथ एक कंडीशन है कि वो लोन 3.5 साल में आपको पे करना है, 3.5 years में आपको रीपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो 3.5 साल में, 3.5 वर्ष में, 3.5 years में यू वुड हैव टू रिटर्न दैट लोन अमाउंट, ठीक है, विद इंटरेस्ट। 3.5 years वर्ष में लोन चुकाना होगा, लोन चुकाना होता है। लोन मिल तो जाता है आपको 90% तक, पर फिर 3.5 साल के अंदर अंदर आपको चुकाना भी होता है, ठीक है बेटा। तो 1,40,000 तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसमें आपको 1,25,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पर, वो आपको 3.5 साल में चुकाना होगा। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? बिल्कुल। नहीं, देखो, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, यहां पे जनरली उन महिलाओं को शामिल किया गया है जो एससी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, और जो माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, ठीक है बच्चों। तो विमेन कौन सी कैटेगरी की? शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो इन कैटेगरीज की महिलाएं हैं, तो उनको इस तरह की लोन वगैरह मिल जाएंगे और वो आराम से अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो। क्लियर है बेटा सभी को? सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यार, बताओ सभी लोग, क्लियर है?
हर्ष, फाउंडेशन बैच में इकोनॉमिक्स जैसी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म होगी, बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी खत्म होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सोशल रिफॉर्म्स पीडीएफ अटैच नहीं किया सर। एक सेकंड में लिख लेता हूं, एक तो मैंने लिखा था दोपहर में। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। सोशल रिफॉर्म्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमारे पास अब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त, आइडेंटिफाई द ईयर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त, आइडेंटिफाई द ईयर। 15 अगस्त को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू हुआ, वर्ष पहचाने, कौन से ईयर में। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, जल्दी, ठीक है। हनुमंत, मैंने देख लिया बेटा, मैंने देख लिया, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 1995, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो कितनी सिंपल सी स्कीम है, कितनी सिंपल सी स्कीम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब बेसिकली समाज में ऐसे लोगों की सहायता करना जो वृद्ध हैं, यानी जो बूढ़े हैं, जो जो महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, यानी बेसिकली ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास कोई रेगुलर इनकम का साधन नहीं है। मतलब उनके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं है, कभी कभार कहीं से कुछ आ गया तो अलग बात है, पर रेगुलर इनकम नहीं है। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए, ऐसे लोगों की वित्तीय सहायता करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है देश में, हमारे देश में जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्ध हैं यानी बूढ़े लोग हैं, ठीक है, बूढ़े लोग, महिलाएं, और जो हमारे देश में हैंडीकैप्ड हैं। महिलाएं भी कौन सी, महिलाएं नॉर्मल महिलाएं नहीं, विधवा महिलाएं, ठीक है। महिलाएं भी कैसी, विधवा, विडोज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, देश में वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए, विधवाओं के लिए, और विधवाओं के लिए मतलब विडोज, भाई जिनके हस्बैंड जब थे तो उनके पास इनकम का सोर्स था कि हस्बैंड कमा के लाते थे, पर अब इनके पास अपनी कोई इनकम नहीं क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ये विडोज हैं। और जो विकलांग लोग हैं, जिन्हें हम दिव्यांग भी बोलते हैं, तो ये जो विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, या फिर इनको डिसेबल लिखते हैं ना, जो डिसेबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, तो वृद्ध या वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देना, पेंशन देना, ये इस प्रोग्राम का एकमात्र गोल है कि जो भी हमारे देश में बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, उनको पेंशन देना, क्योंकि उनकी अपनी कोई रेगुलर इनकम है ही नहीं, ठीक है बेटा। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास रेगुलर इनकम है ही नहीं, ठीक है। पेंशन देना, तो इनको यहाँ पे पेंशन दी जाती है, ठीक है। जैसे विधवा पेंशन होती है हर स्टेट में, बूढ़ों के लिए पेंशन होती है, विकलांगों के लिए पेंशन होती है, हर स्टेट बाय स्टेट अपना अपना रकम है। जैसे हरियाणा में 3,000 रुपये मिलते हैं, वहीं राजस्थान में शायद 2,000 रुपये मिलते हैं या 1,000 रुपये मिलते हैं। हर स्टेट में जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है, डिफर कर सकता है, ठीक है बेटा। तो देश में वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देना, क्योंकि इनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, क्योंकि इनकी
कोई रेगुलर इनकम नहीं है। और ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा है, ऐसा नहीं कि सभी बूढ़ों के साथ ऐसा है कि उनके पास तो रेगुलर इनकम नहीं है। अब कोई बूढ़ा आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी फौज में रहा है तो उसकी पेंशन है, कोई ऐसी विधवा है, कोई ऐसी विधवा जिसके हस्बैंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी तो उसके पास पैसा है, कोई ऐसा विकलांग है कि विकलांग तो है वो पर अच्छी फैमिली में पैदा हो रखा है। तो सिर्फ ऐसे लोगों की बात हो रही है, ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, क्योंकि इनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम का कोई साधन नहीं है, उनके लिए है ये, ठीक है। सभी विकलांगों के लिए, सभी विधवाओं के लिए, सभी वृद्धों के लिए नहीं है, जिनको जरूरत है उनके लिए, ठीक है बेटा। तो याद रखना, तो क्योंकि इनकी कोई रेगुलर इनकम का कोई साधन नहीं, इसलिए इनको दिया जा रहा है। बाकी आपको पता है कि कब ये लॉन्च हुई है, 15 अगस्त 1995 को। और बाकी आप सब समझते हैं कि आर्टिकल 41, जब हम पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आर्टिकल 41 आएगा। और 41 में यहां पर एक राइट पढ़ोगे आप, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है भाई, यानी सामाजिक सहायता का अधिकार। तो ऐसे लोगों को सामाजिक सहायता का अधिकार है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को सामाजिक सहायता की एक तरीके से राइट मिली हुई है, सामाजिक सहायता का अधिकार है। और सरकार को भी सोचना चाहिए इनके बारे में, और सरकार ने सोचा हुआ है, पेंशन वगैरह बांधी हुई है जो लोगों को भी जरूरत है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना इज स्टार्टिंग टू स्पीड अप डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना किसको बढ़ाने के लिए है, जल्दी बताओ, किसको बढ़ाने के लिए पीएम जनधन योजना? डिटेल में हमने पढ़ी है, सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने उसको लाल किले से अनाउंस किया था, और 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना पूरे भारत में लागू हो गई थी। ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के लिए जनधन योजना है। तो जनधन योजना, पीएम जनधन योजना जो है बच्चों, ये 28 अगस्त को 2014 में लॉन्च हुई। आप सब जानते हैं इस फैक्ट को, है ना। और मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, पीएम जनधन योजना का एम क्या था, याद है? एम था कि भारत के सभी नागरिकों को या भारत के सभी परिवारों को, भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विस से कनेक्ट करना, बैंकिंग सर्विसेज से या बैंकिंग सेवाओं से कनेक्ट करना, ताकि सरकार के द्वारा अगर कोई फायदा पहुंचाया जाए जनता को तो डायरेक्टली उनके खाते में पहुंचे वो फायदा, ठीक है, उनके खाते में पहुंचे। बिल्कुल, बैंक अकाउंट ओपन करना, वेरी गुड। तो भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना, ताकि सरकार द्वारा कोई भी बेनिफिट, सरकार द्वारा कोई भी बेनिफिट, सरकार द्वारा कोई भी बेनिफिट अगर पहुंचाया जाए, बेनिफिट पहुंचाया जाए, और बेनिफिट का मतलब क्या है? मॉनेटरी हेल्प, है ना, पैसे से रिलेटेड हेल्प। बैंक अकाउंट में तो उसी का काम है। बैंक अकाउंट में खाना थोड़ी आएगा कि सरकार बोल रही है हमें लग रहा है कि तुम भूखे हो, खाना भिजवा देते हैं। बैंक अकाउंट में कैसी मॉनेटरी हेल्प आएगी, है ना। तो भारत के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना, ताकि सरकार द्वारा कोई भी बेनिफिट पहुंचाया जा सके सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर, ठीक है। कोई बीच में करप्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधे अकाउंट में जाएगा पैसा। और उसके अलावा ध्यान से देखो बेटा, उसके अलावा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे परिवार में एक इंसान एलिजिबल होगा जिसकी उम्र 18 टू 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, 18 टू 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और वो घर का कौन सा मेंबर होगा, जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। 18 टू 59 ईयर्स की एज के बीच में घर का कौन सा मेंबर होगा जिसको एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है उसके लिए मानी जाएगी कि भाई उसका खाता खुलेगा, जल्दी बताओ।
बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वेरी गुड, डीबीटी। मुखिया, घर का मुखिया, यानी कि अगर मान लो घर में जो भी अर्निंग मेंबर है, जरूरी नहीं कि पिताजी हो, मान लो पिताजी बहुत बूढ़े हैं, भाई कमा रहा है, तो जो भी घर का अर्निंग मेंबर है वो एलिजिबल है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, हेड ऑफ द फैमिली, बिल्कुल। तो जो अर्निंग है वही हेड ऑफ द फैमिली है। तो 18 टू 59 ईयर्स के बीच में हेड ऑफ द फैमिली यानी कि अर्निंग मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली यानी घर का मुखिया, घर का मुखिया। चलो वेरी गुड, यानी यहां पर अर्निंग मेंबर होगा हेड ऑफ द फैमिली भी। ये नहीं कि हमारे तो दादाजी हेड ऑफ द फैमिली हैं पर दादाजी कुछ कमाते ही नहीं है, उनके नाम पे अकाउंट नहीं खुलेगा, जो कमा रहा है उसके नाम पर अर्निंग मेंबर। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन इन द नेशनल पेंशन स्कीम? राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु क्या है? बताओ बेटा, नेशनल पेंशन स्कीम में पंजीकरण, आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अधिकतम आयु क्या होगी? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, बताओ बेटा, बताओ बताओ। बताओ, 65, 62? पक्का? पक्का 65 है? सोच के बोलो यार थोड़ा। मैं पहले स्कीम बता देता हूं फिर तुम्हें शायद आइडिया हो जाए। देखो, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना बच्चों, ये कब शुरू हुई है, किसी को आइडिया है? ईयर तो 2004 है, डेट मालूम है क्या? फर्स्ट, बताओ कब, बताओ बताओ। बिल्कुल 1 जनवरी, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को ये इंप्लीमेंट हुई, यह स्कीम इंप्लीमेंट हुई यानी लागू हुई। और ये एक रिटायरमेंट के बाद की पेंशन योजना है, रिटायरमेंट के बाद की पेंशन योजना है और हर भारतीय नागरिक इसके लिए एलिजिबल है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद की पेंशन योजना है, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सरकारी नौकर हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, ठीक है, केंद्र सरकार के तो खैर सारे के सारे ही हैं, सरकारी नौकरी करने वालों को, सरकारी नौकरी करने वालों को तो इसका कंपल्सरीली हिस्सा बनना ही है, कंपल्सरीली इसका हिस्सा बनना ही है सरकारी नौकरी करने वालों को। कल को तुम सरकारी नौकरी लगोगे तो तुम नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आओगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल। 75 ईयर्स नहीं बेटा, 75 ईयर्स नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो सरकारी नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले तो अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे। बाकी ध्यान से देखो, सरकारी नौकरी करने वाले तो अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, बाकी निजी क्षेत्र के लोग भी, ठीक है, निजी क्षेत्र के लोग भी, जैसे मान लो मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूं, है ना, तो मैं भी जुड़ सकता हूं, मैं भी जुड़ सकता हूं, मेरे को अकाउंट ओपन करवाना है और मुझे इसमें अपने हिसाब से जो भी एक अमाउंट है वो फिक्स करके डालते रहना पड़ेगा ताकि मेरी फ्यूचर में जो है पेंशन बन सके। तो सरकारी नौकरी करने वाले तो अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, बाकी निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के लोग भी जुड़ सकते हैं। असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो ठेले वगैरह चलाते हैं ना, जो ठेले चलाते हैं, रेडी लगाते हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के लोग भी, क्षेत्र के लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, लोग भी इसका
हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे एज तो बताओ, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग तो बताओ। 65 है पक्का? सभी लोग बताएंगे भाई। कोई 62 बोल रहा है, कोई 65 बोल रहा है, सभी लोग बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ, शाबाश। 18 टू 65, 18 से 65 वर्ष। 18 टू, कहीं कहीं पे लिखा है 62, 70, पर यह है 18 टू 65 ईयर्स की जो एज है उसके बीच में आप ये, अगर आपकी एज उसके बीच में तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। 18 टू 65 ईयर्स की एज वाला व्यक्ति एलिजिबल है। ठीक है, 65। तो रिटायरमेंट के बाद की पेंशन योजना है, 2004 में ये 1 जनवरी को इंप्लीमेंट हुई है। और सरकारी नौकरी वाले तो इससे अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे ही। जो निजी क्षेत्र का व्यक्ति है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, या फिर जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी कोई फॉर्मल सेक्टर नहीं है, ऐसे ही बस चल रहा है काम, आज इधर कर लिया आज उधर कर लिया, पैसे मिल गए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये बढ़िया है। ठीक है बेटा, बस आपकी एज शुड बी अंडर द ब्रैकेट ऑफ 18 टू 65 ईयर्स, 18 टू 65 ईयर्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये पढ़ो जरा एक बार। टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, एड वैल्यू टू सर्विसेज एंड अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन, हु हैज लॉन्च्ड द दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं में मूल्य जोड़ने और गैर बैंकिंग ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए किसने दर्पण यानी न्यू इंडिया के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति लॉन्च किया है? बताओ बेटा, बहुत बढ़िया है ये, बताओ सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ। सीधे सीधे बताया हुआ है, सीधे सीधे देखो, स्कीम के बारे में तो बताया हुआ ही है, स्कीम के बारे में तो पूरा डिस्क्रिप्शन ही दे दिया। वैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। जो दर्पण है ना, ये दर्पण, यही स्कीम का नाम है। दर्पण जो है स्कीम का नाम है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ, दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये किसने किया? ये देखो, सेंट्रल टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया 2017 में। कब लॉन्च किया बच्चों? 2017 में, 2017 में। ठीक है, बेसिक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टल सर्विसेज हैं, जो डाकघर सेवाएं हैं, वो बड़ी आउटडेटेड हैं। अपने पिताजी और अपने दादाजी वगैरह के जमाने की है ना, उसी तरह की आउटडेटेड सर्विसेज हैं। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनको हमें डिजिटलाइज करना चाहिए, उन्हें हमें मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपडेट करना चाहिए, ताकि क्वालिटी सुधरे, ताकि वक्त बचे, सेवाएं बेहतर हो जाएं पोस्ट ऑफिसेज की। तो इसके लिए दर्पण नाम की यह स्कीम केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2017 में लॉन्च की। तो याद रखो बेटा, एक तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार, यानी जो पोस्ट ऑफिसेज खुली हुई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी सेवाएं, उनकी सर्विसेज इंप्रूव हो जाएं। ठीक है, सेवाओं में मूल्य जोड़ने और गैर बैंकिंग ग्रामीण आबादी का वित्तीय समावेशन। अच्छा, सेवाओं में कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं ताकि जो सेवाएं हैं वो उतना टाइम ना ले, वो जो सर्विसेज है उतना टाइम ना ले जितना पहले लिया करती थी। तो अब डिजिटलाइज करने का फायदा तो यही है ना, चीजें फास्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जो ग्रामीण आबादी है, जो बैंकों के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सोना है घर में मिट्टी में गाड़ रखा है मटके में रख के, कैश है घर में कहीं कपड़ों में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, घर में सोना है, अगेन जो है वो सारा का सारा जो है उठा के डाला हुआ है, कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। तो ऐसे ना करें
और बैंक की जो सुविधाएं हैं उनका फायदा लें। भाई सोना आप बैंक में रखोगे, बैंक आपको जो है या तो लॉकर फैसिलिटी दे देगा, या फिर अगर आप सोने को ये मान के चलो कि बैंक को देते हो, पता चला आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कैश जो आपने अपने पास रखा हुआ है उसे बैंक में डालोगे, बैंक उसको थोड़ा ही सही इंटरेस्ट तो दे, घर में पड़े पड़े तो वैसे ही खराब हो रहा है। तो ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2017 में लॉन्च किया कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है उनकी सर्विसेज आउटडेटेड है, पुराने जमाने के हिसाब से काम कर रहे हैं, इनको डिजिटलाइज करने की जरूरत है, इनको मॉडर्न बनाने की जरूरत है, ताकि सेवाएं बेहतर हो, सेवाओं की जो क्वालिटी है, सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो। और जो ऐसी जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैर बैंकिंग है, जिनका बैंकों से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको लोन भी लेना होता है तो गांव के किसी साहूकार के पास चले जाते हैं कि आप ऐसा करो, मेरी ये 2 सोने की चूड़ियां हैं, ये गिरवी रख लो और मुझे 20,000। वो साला जो गांव का साहूकार है वो बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, अब गांव का बेचारा आदमी पढ़ा लिखा तो है नहीं, साहूकार पढ़ा लिखा है, साला उसके सामने जो है ऐसी गड़बड़, उनके सामने गड़बड़ कर देते हैं, ऐसी कैलकुलेशन करते हैं कि उसकी 7 पीढ़ी थक जाएंगी, वो लोन चुकेगा नहीं। तो इन सब से बचने के लिए डिजिटल उन्नति ग्रामीण डाकघरों की जरूरी है और लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है। तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने यह काम किया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? निम्नलिखित में से किस वित्तीय योजना का उद्देश्य महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है? यानी महिलाएं और जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वंचित लोग हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, डिप्राइव्ड है हर तरीके से, इनको धकेला जा चुका है पीछे की तरफ, इनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को उद्यमिता की तरफ बढ़ावा देना। यानी कि अरे यार तुम अपना काम धंधा शुरू करो, ऐसे मत रहो। महिलाओं को यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होने वाला है, अपना काम धंधा करो, कुछ सोचो कैसे क्या किया जा सकता है, तुम्हें फाइनेंशियल मदद मिलेगी, तुम्हें फाइनेंशियल मदद मिलेगी। तो फाइनेंशियल मदद मिलेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन्स दिए जाते हैं, वो 3 तरह के लोन्स के नाम बता सकते हो? जल्दी से बताओ बेटा, 3 तरह के लोन्स के नाम मुद्रा योजना में। पता तो होगा, कभी सुना तो होगा ही, क्यों भाई, है ना? हाँ, सुना तो होगा ही, बिल्कुल 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 सही बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 ठीक है, वेरी गुड। देखो सही बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शिशु किशोर तरुण, वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या। बेसिकली महिलाएं और जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, यानी कि हाशिए पर रह रहे लोग, यानी जो बिल्कुल ही गरीब हैं या बिल्कुल ही ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास आर्थिक तंगी है, तो महिलाओं के लिए, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, महिलाओं के लिए, महिलाओं, गरीबों और मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है? जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, जो गरीबी से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो महिलाओं, गरीबों और छोटे कारोबारियों के लिए लोन की फैसिलिटी है। छोटे कारोबारियों के लिए, जो छोटे काम धंधे में लगे हुए हैं, 8-10 लाख का उन्होंने धंधा अपना बना रखा है, उतनी उनकी इनकम हो जाती है। तो महिलाओं, गरीबों और छोटे कारोबारियों को उद्यम के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, हो सकता है ना किसी गरीब के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा हो, उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे की मदद यहां पे मिल रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड लोग जो हैं वो दब के रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो हमारे पास है। ठीक है, तो महिलाओं, गरीबों और छोटे कारोबारियों को उद्यम यानी बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ये स्कीम में मिलता है। 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो महिलाओं, गरीबों और छोटे कारोबारियों को
उद्यम करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये जो लोन की कैटेगरीज हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में ये लोन दिया जाता है। एक है शिशु लोन, ठीक है। शिशु लोन का मतलब है कि 50,000 रुपए तक का आपको 50K यानी 50,000 तक का लोन मिलेगा। अगर आपको किशोर लोन लेना है, किशोर, तो किशोर लोन जो है बच्चों वो आपको मिलेगा 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में, ठीक है, 5 लाख के बीच में। और अगर आपको तरुण लोन लेना है तो वो आपको मिलता है, तरुण लोन का मतलब है 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच, ठीक है बेटा। तो ये है लोन का अमाउंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो। शिशु, किशोर और तरुण, तो छोटे कारोबारियों को, महिलाओं को, गरीबों को बिजनेस करने के लिए उनको लोन प्रोवाइड करना, इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पर्पस है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब हम पढ़ चुके हैं, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? सॉरी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया, इंडिया खड़ा हो जाए, है ना, इंडिया खड़ा हो जाए उसके लिए ये स्कीम है। इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो जाए इसके लिए ये स्कीम है। मतलब भारत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई जैसे अभी तुम लोग कमा नहीं रहे हो, है ना, मान लो तुम लोग अभी नहीं कमा रहे हो तो तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। घर वाले बोलते रहते तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उस दिन तो हम जो है गंगा स्नान करके आएंगे, है ना, सारे हमारे जो है दुख दर्द ही खत्म हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से तुम मेहनत भी कर रहे होगे। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? बताओ भैया, क्या लगता है? टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना। टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, भारत में निर्यात क्षेत्र का समर्थन करना। टू प्रोवाइड लोन्स फॉर सेटिंग अप एंटरप्राइजेस बाई SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना। IT क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करना। बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे? अच्छा, सी बोल रहे हो तुम, पक्का? सभी लोग? बिल्कुल अलग सा कुछ लग नहीं रहा? बताओ भाई। चलो, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। और ये तो बड़ी स्कीम है यार, ये तो बड़ी स्कीम है। देखो, स्टैंड अप इंडिया ये जो स्कीम है ये अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई थी। अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई थी। अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई, ठीक है। अब बात यह है बच्चों, बात यह है कि सही बात है बिल्कुल कि ये जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देने की वादा करता है ये स्कीम। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन। अभी जो हमने पढ़ा भी पीछे, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वो कितना, 10 लाख तक का। ये 10 लाख से शुरू करता है और 1 करोड़ के बीच में आपको लोन देता है। तो ये स्कीम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो याद रखना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, और महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए या महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए, उद्यम शुरू करने के लिए यानी बिजनेस शुरू करने के लिए
10 लाख से 1 करोड़ तक रुपए दिए जाते हैं। तो जैसा धंधा आप शुरू करना चाहते हो, जैसा काम धंधा शुरू करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको मिल जाता है यहां पर। ठीक है, अब आप सोचो कि भाई मैं तो जो है एक नॉर्मल सी परचूने की दुकान खोलना चाहता हूं, पर उसके लिए मुझे 70 लाख रुपए चाहिए। तो सरकार भी समझ जाएगी कि साला ये 70 लाख क्यों ले रहा है। ठीक है, ये 5 लाख में दुकान खोलेगा और बाकी 65 लाख में मौज लेने की सोच रहा है, सरकार देगी नहीं आपको लोन। तो आपको अपनी वो फाइल रेडी करके बतानी होगी, देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर मैं काम कर रहा हूं, इसमें ये चांसेस हैं, इससे ये पैसा बनेगा और मैं आपका लोन चुकाऊंगा। ठीक है भाई, तो याद रखो बेटा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो जो कि सी है आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल स्कीम वॉज लॉन्च्ड विद द स्लोगन हर खेत को पानी। हर खेत को पानी नारे के साथ कौन सी वित्तीय योजना शुरू की गई थी? आप सब जानते हो हर खेत को पानी मतलब सिंचाई योजना होगी कोई, है ना, इरिगेशन स्कीम होगी कोई। बताओ बेटा, हर खेत को पानी, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएं। हाँ, भाई हर खेत को पानी मतलब सिंपल सा है ना, फिर तो लॉजिक लग ही गया। भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या तो ये हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलो इसको तो हटा दो, कृषि पूरे ओवरऑल कृषि की बात हो रही है। सोशल सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, हम पढ़ चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं। भाई जब खेत को पानी तो मतलब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कॉमन सेंस पर हो जाएगा, आपको अंदर जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने हर खेत को पानी का मतलब समझ लिया सिंचाई, तो बस खेल यहीं पे हो गया। तो आंसर है ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी बच्चों। और इस योजना का पर्पस क्या है, एम क्या है? इस योजना का एम यह है कि जहां पर भी कृषि क्षेत्र में खेतों को पानी नहीं मिल रहा है इरिगेशन के लिए, वहां पर पानी पहुंचाना। ठीक है, याद रखो, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना, वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना, ये एम है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरा, जो सिंचाई योग्य क्षेत्र है, जहां पे सिंचाई की जा सकती है, वहां पर खेती बाड़ी को बढ़ाना। ठीक है, जहां पे सिंचाई हो सकती है, पॉसिबल है, सिंचाई योग्य क्षेत्र में कृषि को बढ़ाना, कृषि का विकास करना। अब मान लो किसी जगह पर पानी है, किसी जगह पर पानी है पर खेती बाड़ी नहीं है, तो मतलब वहां पे पानी है तो खेती बाड़ी होने के चांसेस भी तो हैं। तो कृषि देखो, सिंचाई योग्य क्षेत्र में जहां पर पानी है, जहां पर सींचा जा सकता है खेत को, तो सिंचाई योग्य क्षेत्र में कृषि को आगे बढ़ाना। मान लो पानी है पर कृषि नहीं है वहां पर, तो कृषि को आगे बढ़ाओ, कृषि को आगे बढ़ाना। ठीक है बेटा, उसके बाद जल को संरक्षित करना, जल को बचाना, जल को बर्बाद नहीं करना। ठीक है, जल को संरक्षित करना और वर्षा जल संचयन द्वारा, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन द्वारा यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा पानी को बचाना। ठीक है, तो जल को संरक्षित करना और वर्षा जल संचयन द्वारा जल को बचाना। तो ये सब जो है बच्चों कृषि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है। ठीक है भाई, 2015 में लॉन्च हुई थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारी फाइनेंशियल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं
वो सारी खत्म हो गई है। अब हेल्थ बोल रहा हूँ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आएंगी, तो उसके लिए तैयार रहो कल। ठीक है, इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, यस और नो। समझ में आया? बिल्कुल बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है मधु, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो भी क्लास में करवाए जा रहे हैं, तुम खुद सोचो ना, साला मैं 1 घंटा तुम्हारे ऊपर फालतू टॉपिक पे थोड़ी बर्बाद करूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज बीइंग कवर्ड इन आवर क्लास इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ये कौन है ससुरा? अरे साला ये तो पर्सनल चीज पे अटैक कर रहा है। रुक 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 रुक, ये कौन था? सर आपके पास कितने, शैलेश बोल रहा है सर कितने जोड़ी कपड़े हैं, आप डेली न्यू क्लोथ चेंज करते हैं? अरे ऐसा नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है भाई, 3-4 जैकेट्स हैं, तुम देख लो मेरे पास वही रिपीट होती हैं कैसी कैसी चीजें यार नोटिस कर रहा है। अबे देखो, हम टीचर्स के पास, मैं तुम्हें बताऊं, हम टीचर्स के पास कितने बड़ी प्रिविलेज है। तुम्हें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, नीचे हम कैसे किसी को मालूम ही नहीं ऊपर हम ये जैकेट, टी शर्ट, माइक, बाल वाल सेट कर, आज तो वो भी नहीं मेरे खैर। नीचे पता चल रहा है कि साला बरमुडे में हम लोग निक्कर में घूम रहे हैं, ऊपर जैकेट वैकेट है सब, नीचे निक्कर। ठीक है, ये तो शुक्र है कैमरा सिर्फ वहां देख रहा है, कभी कैमरा यूं हो गया ना भाई तो खेला हो जाएगा चलो आ, ये राज की बात बताइए मैंने, तो तुम ये मत सोचा करो सर ने ऊपर ऐसे कपड़े पहने मतलब नीचे को जीन्स वीन्स डाला होगा। ठीक है चलो मिलते हैं, गुड नाइट। कल से रेगुलर क्लासेस चालू अपनी सारी की सारी डेली रूटीन वाली। ठीक है, कल से एक्टिव हो जाते हैं सब लोग। चलो बेटा।